स्वागत है आप सभी का। मैं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइंस पर। तो टॉप लाइंस पर नजर आ लेते हैं, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर है राहुल गांधी से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र संसद में कर रहे थे उस किताब को लेकर के राहुल गांधी अब खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, और इसको लेकर आखिर क्या कुछ पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की तरफ से कहा गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां एसआईआर प्रक्रिया भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है, लेकिन उस आदेश की अवहेलना कहीं ना कहीं उल्लंघन उस आदेश का होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में लिस्ट में खेला होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कौन सी ये लिस्ट है और क्या चल रहा है खेल, बताएंगे विस्तार से। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां बांग्लादेश की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिर कब थमेगा हिंदुओं की हत्या का यह सिलसिला, क्योंकि अब एक और मामला वहां पर सामने आ चुका है। आखिर अब किसकी हत्या की गई है, क्योंकि वहां पर अभी कल होने वाले हैं राष्ट्रीय चुनाव, और राष्ट्रीय चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इस वक्त डर के सायरे में असुरक्षा महसूस इस समय कर रहा है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात संसद के मौजूदा सत्र की, जहां पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब पर क्या चल रहे बवाल पर विपक्ष अब बैकफुट पर आ गया है। जी हां, ऐसे में अब पूर्व आर्मी चीफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाशक पेंगुइन की पोस्ट को रिपोस्ट करके राहुल गांधी के सभी झूठे दावों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर ओम बिरला ने भी सदन की कार्यवाही में शामिल न होने का निर्णय लिया। यहां तक कि वो संसद भी नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी हमला। तो जी हां, बैकफुट पर इस वक्त विपक्ष नजर आ रहा है, जहां और अब प्रकाशित किताब को लेकर के राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया उस पर अब वो बैकफुट पर न आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लास लगा दी है राहुल गांधी की, और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो संसद में नहीं जाएंगे। ये उन्होंने फैसला लिया है। राहुल गांधी पर बीजेपी इस समय चौतरफा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर बवाल लगातार मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने अब राहुल गांधी की ही क्लास लगा दी। और राहुल गांधी को लेकर कहा गया कि राहुल ने जो तथ्य संसद में रखे वो तथ्य झूठे और काल्पनिक है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि संसद में झूठे तथ्य पेश करना एक अपराध है। संसद को गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, और देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दरअसल ये वो किताब है जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई, यानी कि अप्रकाशित किताब को लेकर राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया अब उसी किताब पर राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पूर्व आर्मी चीफ की मोहर भी अब इसको लेकर लग चुकी है, क्योंकि उन्हीं की ये किताब का लगातार बात कही जा रही थी कि उनकी किताब का जिक्र हो रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही है धीरे धीरे। पूर्व आर्मी चीफ की तरफ से इस वक्त एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने कहा कि पेंगुइन की पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया है, और इसके साथ ही किताब का जो हालिया स्टेटस है वो उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए बताया। प्रकाशक पेंगुइन की सफाई दी गई और साथ ही कहा कि कोई भी कॉपी अभी इसकी नहीं छपी है, और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को उन्होंने अप्रकाशित बताया है इस किताब को लेकर। तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सफाई भी दी, और लेकिन इसके साथ ही अब राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला उनकी तरफ से लिया गया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में वो शामिल नहीं होंगे, और साथ ही नैतिकता के उच्च मापदंड के तहत उन्होंने ये महत्वपूर्ण फैसला किया है। और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जब तक नहीं होती तब तक वो संसद की जो भी कार्रवाई होगी उसमें वो शामिल नहीं होंगे। वो
संसद नहीं जाएंगे, ना ही लोकसभा जाएंगे। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और इसके साथ ही नोटिस की जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट। ऋषि, सीधे तौर पर सबसे पहले तो क्योंकि आप संसद को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, काफी बारीकियां संसद की आप जानते हैं, सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात करें तो हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं बहुमत के आधार पर पूरे सदन के एक नेता होते हैं और जब वो नेता चुन लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर तो निश्चित तौर से पूरे सदन का उनमें विश्वास होता है और वो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर सदन को चलाते हैं और ये निष्पक्षता और तटस्थता अध्यक्ष की पहली जिम्मेदारी होती है और इस काम को करने के लिए उनके पास तमाम असीमित अधिकार भी होते हैं। किसको बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कौन सा वाक्य प्रोसीडिंग में जाएगा, कौन सा वाक्य प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, ये अधिकार अध्यक्ष के पास होते हैं। इन अधिकारों का उपयोग अध्यक्ष अपने अधिकार के आधार पर करते हैं, लेकिन कई बार ये गतिरोध बन जाता है, शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में उसको उसी समय पर सुलझा भी लिया गया है जब भी ऐसा हुआ है। लेकिन इतिहास में 3 वाक़ये इस तरीके के और देखने को मिले हैं जब अध्यक्ष के खिलाफ एक अविश्वास व्यक्त किया गया हो जिसमें उनको माना गया हो कि वो तटस्थ नहीं है। अब इस प्रक्रिया में भी कांग्रेस यही आरोप लगा रही है, जबकि अध्यक्ष का और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनका साफ कहना है कि जब आप सदन में ऐसी तथ्यों को रखेंगे जो कि सत्यता के आधार पर नहीं है और एक ऐसी पुस्तक जो अभी छपी ही नहीं है और इसको अभी एक तरीके से उस पर उसके किसी भी अंश को आप उद्धरण नहीं कर सकते हैं और ये फैसला अध्यक्ष का होता है कि आप सदन में किस चीज़ का उद्धरण कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब यही गतिरोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब विपक्ष कह रहा है कि हमारा इनमें अविश्वास है। अब इस अविश्वास का निश्चित तौर से संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुमत के आधार पर होती है। एक नोटिस दिया जाता है और नोटिस की जांच होती है और उसके बाद वो सही पाया जाता है तो उसके आधार पर चर्चा होती है और सामान्य चर्चा के आधार पर वोटिंग तक हो जाती है। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि उसके पास संख्या बल बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है जो अध्यक्ष के आसपास भी उनको कोई भी खतरा उत्पन्न करने वाला हो। लेकिन ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है और अध्यक्ष के खिलाफ खड़े होने की एक नीति है उनकी और इसी नीति के तहत उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है। हालांकि प्रस्ताव को अभी जो लोकसभा सचिवालय उनके पास ये प्रस्ताव गया है, नोटिस गया है, वो उन्होंने बताया है। अब इसकी जांच होगी, जांच के बाद इस पर प्रक्रिया ये होगी कि इस पर चर्चा कब होनी है, उसकी एक डेट तय होगी। लेकिन इस सब पूरे प्रोसेस के दौरान अध्यक्ष ने शुचिता का परिचय देते हुए साफ कर दिया कि जब तक इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो सदन के ऊपर सदन के पीठासीन नहीं होंगे। ये देखिए, यही हमारे संविधान की जो ताकत है और जो हमारी जो लोकतंत्र की ताकत है कि हम अपने आदर्शों को, अपनी व्यवस्था को और अपने जो राजनीतिक हमारे मापदंड हैं उनको सर्वोपरि रखते हैं और अध्यक्ष ने भी उन्हीं को सर्वोपरि रखते हुए अपने आप को उस प्रक्रिया से दूर कर लिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से इस पर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब एक तरीके से अध्यक्ष ने अपनी ये फैसला लेकर उनको कटघरे में तो खड़ा नहीं कह सकते, लेकिन डिफेंसिव जरूर कर दिया है। दूसरा, अभी जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है उन पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है और क्यों ना उनका इस्तीफा हो जाए। तो अब उनका खुद का इस्तीफा मांग रहा है जो ट्रेजरी बेंचेस, जो सत्ता पक्ष है वो, जबकि वो पहले दूसरा मसला था कि वो अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहे। तो कुल मिलाकर आमने सामने की जो टकराव की जो राजनीति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक जो अच्छी बात यह है कि बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है, दोनों सदनों में ये बजट पर चर्चा आज आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस महत्वपूर्ण खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ ही रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही विवाद लगातार जारी है और अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया
कि ग्रुप बी अधिकारियों की जो पूरी लिस्ट है, जो पूरी सूची है, वो चुनाव आयोग को दी जाए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां भी गड़बड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है और साथ ही कर्मचारी संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इसे बता रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। तो जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह अवहेलना की गई है। एसआईआर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं, जहां सीधे तौर पर एसआईआर प्रक्रिया पर जो पूरा विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिर रही हैं। 8,505 अधिकारियों की चुनाव आयोग को सूची तो दे दी गई, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस सूची में ग्रुप बी के अधिकारी हों। लेकिन अब जो ये सूची सामने आई 8,505 अधिकारियों की, उस सूची में ग्रुप सी के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन सीधे तौर पर कर्मचारी संगठन जो है वो इसे बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ग्रुप बी के अधिकारियों की सूची आप दीजिए चुनाव आयोग को, लेकिन अब ये जो सूची दी गई है उस सूची में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के भी कई सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी भी इस समय पूरी तरह से हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सीईओ कार्यालय की तरफ से भी जो अधिकारियों की सूची साझा की गई है, उस सूची का पूरा बायोडाटा भी मांगा गया है कि उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, उनका पद क्या है, कहां पर वो भी इस वक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकारी कर्मचारी परिसंघ के मलय मुखोपाध्याय की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इस पूरे मामले को लेकर के एक बार वो आपको सुनाते हैं। सरकार ने ये जो नियुक्त किया है, मुझे लगता है कि एसआईआर सिर्फ माने डिले करने के लिए या बंचाल करने के लिए वो शामिल हुआ है। तो मलय मुखोपाध्याय जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें करके और ग्रुप बी की लिस्ट में ग्रुप सी के अधिकारियों को शामिल करके सीधे तौर पर एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राहुल सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस लिस्ट को लेकर के, वो भी आपको सुनाते हैं। जानबूझ के एक झूठा लिस्ट तृणमूल सरकार ने दिया, कारण वो चाहते हैं इस विषय को लेके कोर्ट में केस हो और केस होने से विषय लंबा हो जाएगा। तब तक तो तृणमूल सरकार रह जाएंगे, लेकिन तृणमूल सरकार को ये मालूम नहीं है इनका जब समय खत्म हो जाएगा तो ये सरकार ऐसे ही चला जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था, और क्या ये निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालिया में कुल मिलाकर 5 ये निर्देश दिए गए, और जिसमें मुख्य तौर पर जो निर्देश था वो था कि ग्रुप बी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराए चुनाव आयोग को, और क्योंकि जिसके बाद जब ये लिस्ट मिल जाएगी तो उन अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर। लेकिन अब इस लिस्ट की जब हम बात करें तो इस लिस्ट में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आखिर दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले को लेकर 5 प्रमुख निर्देश दिए, जिसमें सबसे पहला प्रमुख था रिपोर्टिंग, यानी कि 8,505 ग्रुप बी अधिकारी जो है वो रिपोर्ट करें, पूरी सूची चुनाव आयोग को दी जाए। लेकिन इस सूची में ही गड़बड़ी कर दी गई सीधे तौर पर राज्य सरकार की तरफ से। इसके साथ ही निर्देश दिया गया अधिकार का कि ईआरओ और एईआरओ को बदलने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास में। प्रशिक्षण को लेकर कहा गया कि नए अधिकारियों को लाया जाएगा और उनकी जो ट्रेनिंग है, संक्षिप्त ट्रेनिंग 1 से 2 दिन में कराई जाएगी। भूमिका जब बताई गई तो भूमिका को लेकर निर्देश दिया गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर केवल सहायक होंगे, अंतिम निर्णय जो है वो ईआरओ का ही होगा। और साथ ही डेडलाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो डेडलाइन को लेकर निर्देश दिया गया कि जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद 7 दिन का और अतिरिक्त समय दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये आदेश दिया है, जो प्रमुख 5 निर्देश सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब इस निर्देश में जो पहला निर्देश था कि ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उनकी सूची साझा की जाए, अब उस सूची में गड़बड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर ये सूची हमने भी देखी, काफी लंबी ये सूची, लेकिन इस सूची में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं।
कर इसको लेकर जिस तरह से इस लिस्ट को जो अभी ये लिस्ट सामने आया है, इस लिस्ट को लेकर जो बातें चल रही, वो बातें इसलिए चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तरीके से कहा था कि ग्रुप बी ऑफिसर्स आपको देना है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर आपको आपत्ति है तो उसके ऑल्टरनेटिव के हिसाब से, उसके विकल्प के हिसाब से आपको ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि जो दिए गए हैं वो ऑफिसर्स वो उस डेजिग्नेशन के नहीं है जिस डेजिग्नेशन के ऐसे काम के लिए होने चाहिए। तो इसके बाद ये अपेक्षा थी कि राज्य सरकार, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया है कि 8,505 आप ऑफिसर दे सकते हैं, वो चुनाव आयोग अगर चाहे तो स्क्रूटनी करके उनको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये अपेक्षा किए जा रहे थे कि चलो इस बार राज्य सरकार की तरफ से ग्रुप बी ऑफिसर्स ही आएंगे, लेकिन जब ये लिस्ट सामने आया तब सारे जो कमीशन के अधिकारी है वो तो है ही, और वो जो सरकारी कर्मचारी है उनमें भी हैरानी हो रही है कि कैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, नर्स, ये लोग कब से ग्रुप बी ऑफिसर्स होने लगे। और सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि आपको 8,505 ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं, तो फिर भी ममता सरकार कैसे उसको इस तरह से ग्रुप सी ऑफिसर्स जो है, ग्रुप बी के ऑफिसर्स के लिस्ट में ग्रुप सी ऑफिसर्स को उसमें मिक्स कर रहे हैं। ये सारी बात को लेकर कहीं उनका मंशा क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये अपेक्स कोर्ट का मामला है, अपेक्स कोर्ट का निर्देश है, तो हम जानते हैं कि और कुछ चाहे हो या ना हो, कोर्ट का जो आदेश होता है वो मानना होता है, लेकिन ममता सरकार वो भी मानना नहीं चाहती, ये सवाल उठ रहा है। बीजेपी का कहना है असल में ममता सरकार चाहती है कि इसको लेकर फिर एक बार कोर्ट पे जाए और पूरा एसआईआर प्रोसेस डिले हो, और इस तरह से वो उंगली घुमाकर पुराने जो लिस्ट है उस पर वोट करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी का कहना है असल में ये ममता सरकार की मनसा को जाहिर करती है कि वो किस तरह से, किस हद तक वो जा सकता है पूरे बात को लेकर। और चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि स्क्रूटिनी में वो लोग जो मांगे थे, मेल आईडी, कौन से ऑफिस में वो काम करते हैं, कौन से क्षेत्र में वो रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, वो उनका होम टाउन तो नहीं है जहाँ पे वो ऑफिस काम करते हैं, लेकिन उसका भी लिस्ट अब तक नहीं आया। तो चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर जिस प्रोसेस से होना है, जिस टाइमलाइन से होना है वो होता रहेगा, और वो लोग कह रहे हैं कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं जाके बात में जाके वो लोग दर्ज करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो एसआईआर का जो प्रोसेस, अभी आप जानते हैं कि 28 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 फरवरी यहाँ पे फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा बंगाल का, तो अभी सारा ध्यान उस पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो विवाद है वो लगातार जारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है वो इसमें गड़बड़ी करने की पूरी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। नजर इस खबर पर लगातार बने रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का बांग्लादेश से। जी हां, जहां पर जैसे जैसे आम चुनावों की तारीख नजदीक आ रही, क्योंकि कल आम चुनाव है, और वैसे वैसे ही हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं, और चुनाव से बस कुछ घंटे पहले ही एक और हिंदू की हत्या को वहां पर अंजाम दिया जाता है। कट्टरपंथियों ने कुल्हाड़ी से हिंदू बुजुर्ग पर अटैक किया और फिर शव के साथ ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। और तो और ये अटैक उसी इलाके में हुआ जहां इससे पहले हिंदू युवक दीपू दास की लिंचिंग कर और हत्या का अंजाम दिया गया था। एक ही इलाके में हुई एक और बड़ी घटना अब बांग्लादेश सरकार के सीधे तौर पर जो फेलियर है उसको दर्शाती है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय डर और चिंता के माहौल में जी रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में फिर से हिंदू की हत्या। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से बेलगाम नजर आ रहे हैं, और कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा एक बार फिर से ये नजर आया है। कट्टरपंथियों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मेमन सिंह जिले में ये पूरा मामला सामने आया, जहां मेमन सिंह जिले के त्रिशाल उपजिले की ये पूरी घटना है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 62 वर्ष के हिंदू कारोबारी सुषेन चंद्र की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से ये हत्या की गई। बोगर बाजार में धारदार हथियार से ये हमला बुजुर्ग के ऊपर किया गया। 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी जिस पर यह हमला किया गया, और हत्या के बाद में सीधे तौर पर उसकी जो दुकान थी वहां पर भी लूटपाट की गई। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल इस समय लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि 12 तारीख को राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हिंदुओं की हत्या के मामले कई सारे पिछले 2 महीनों में ही सामने आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नवल सिंह परमार, कल राष्ट्रीय चुनाव बांग्लादेश में, लेकिन उससे पहले इस तरीके के जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अपराध है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बांग्लादेश में पिछले 2 महीने में देखा जाए तो 10 से ज्यादा हिंदू जो है उनकी हत्या की गई है, और उसमें से ज्यादातर जो है कारोबारी है। उसमें सबसे घिनौना जो कृत्य जो हुआ है वो दीपू दास को जो जलाया गया, तो मार के जला दिया गया, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो सुषेन चंद्र जो है अभी सरकार, जिनको मेमन सिंह जिले में ही उनके दुकान पे जाके लोगों ने धारदार हथियार से मारा, लूटा, तो ये सिलसिला जारी है। पिछले 1-1.5 साल से देखें तो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने में बिल्कुल विफल रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जो अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी जो इन्वेस्टमेंट, वो सब तो उसमें तो परिस्थिति और खराब हुई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और उसमें भी खास करके महिलाएं, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं या फिर अदर वनरेबल सेक्शन, उनको सुरक्षा देने में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल विफल रहा। और ऐसे में अभी जो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो ये इलेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर रखा है मेजर पॉलिटिकल पार्टी शेख हसीना का। लेकिन अभी जो भी हो रहा है उसमें भी बीएनपी और जमात इस्लामी 2 पार्टियां मेजर जो है, उसमें बड़ा पार्टी तो बीएनपी है, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट है जिसके समर्थन से जमात जो है आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन है, ऐसा एलिगेशन ओपोजिशन ने बार बार लगाया है, और कहीं ना कहीं वो फील्ड में दिखता भी है। तो उसको लेके अभी जमात का इतना वोट बेस है नहीं बांग्लादेश में, लेकिन जब स्टेट मशीनरी उसके सपोर्ट में है तो हो सकता है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करे, और उसको चलते लोगों में डर का एक माहौल है। खास करके जो अवामी लीग के वोटर्स है, शेख हसीना की पार्टी जो बैन की है उसका 35% के आसपास वोट बैंक है, और जिसमें माइनॉरिटी भी है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं हम घर पे बैठे रहे और कुछ उल्टा ना हो जाए, तो न चाहते हुए भी पिछले 2-3 दिनों में ये देखने को मिला है कि अवामी लीग के जो कैडर है ग्राउंड लेवल पे, वो कैडर कहीं ना कहीं बीएनपी को जुड़ रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। तो एक ये डेवलपमेंट है, लेकिन
फिर भी उसका एक वजह ये भी है कि वो डर भी है उसमें, उन लोगों के दिमाग में, कि अगर इलेक्शन में वोटिंग नहीं किया तो भी दिक्कत है, और वोटिंग करने के बाद अगर ढंग का सरकार, सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाला सरकार नहीं बना जी। तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ जी। पे। तो डर के ओसाए में हो रहा इलेक्शन है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में इलेक्शन के दौरान वायलेंस का बड़ा हिस्ट्री रहा है बांग्लादेश ठीक। में। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक जो माहौल जो बना है डर का, और जी। कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट बीएनपी को मिल रहा है। लोगों को बीएनपी से आस भी है कि एटलीस्ट वो स्टेबल गवर्नमेंट दे और साथ में सिक्योरिटी दे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कुल मिलाकर जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इस वक्त असुरक्षित अपने आप में महसूस कर रहा है वहां पर चुनावों के समय पर भी, जबकि कल राष्ट्रीय चुनाव भी है। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।